तो आज ये तमाम अच्छी ख़बरें इस मुल्क से मुताल्लिक वो आपको आज के प्रोग्राम में बताएंगे। हमारे मेहमान भी हमारे साथ होंगे, लेकिन सोशल मीडिया पर ट्रेंडिंग्स के हवाले से ज़रूर हम बात करेंगे। तो इस वक्त एक्स पर जो ट्रेंडिंग चल रही है, टॉप ट्रेंड में पाकिस्तान में बाबा कौम कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का 147वां यौम पैदाइश टॉप ट्रेंड में शामिल है। ट्रेंड में सार्फिन की जानिब से बड़े सग़ीर के मुसलमानों के निजात दहंदा को खराज अक़ीदत पेश किया जा रहा है, जबकि उनके फरमान को भी शेयर किया जा रहा है। और टॉप ट्रेंड में अब तक हज़ारों सार्फिन इस वक्त ट्वीट भी कर चुके हैं। और दूसरा ट्रेंड जो है वो है क्रिसमस। सोशल मीडिया क्रिसमस के रंग में भी रंग चुका है। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में इस वक्त क्रिसमस से मुताल्लिक ट्रेंड्स जो है वो चल रहे हैं। मसीही बरादरी को क्रिसमस की मुबारकबाद भी दी जा रही है। यूरोप, अमेरिका, कनाडा समेत दीगर ममालिक में ज़बरदस्त गहमा गहमी है। मसीही बरादरी में भरपूर जोश व जज्बा देखने में आ रहा है। जर्मनी में रंगारंग क्रिसमस मार्केटें सज गईं। वियना में क्रिसमस की शानदार तकारीब। सल्तनत ओमान में भी रंगारंग तकरीबात का आगाज़ हुआ। टॉप ट्रेंड में अब तक 49 लाख से ज़ायद सार्फिन अपनी राय का इजहार कर चुके हैं। तो ये इस वक्त सूरत हाल है। और हम अब बात करेंगे, हमारे साथ मोहम्मद अली शेख साहब इस वक्त मौजूद हैं, हिस्टोरियन हैं, और आज कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का यौम विलादत है। शेख साहब बहुत शुक्रिया आपको। आज बड़ा दिन है। हमेशा कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की हम जब बात करते हैं तो एक ऐसा लगता है कि ख्वाब है कि इतनी बड़ी सल्तनत और ताकत ब्रिटिश की, और उसके बाद वहाँ से बग़ैर कोई हथियार उठाए, बग़ैर जंग किए वहाँ से पाकिस्तान निकालना, और वो भी हमेशा से मुत्तहिदा हिंदुस्तान था, वहाँ से एक पाकिस्तान का वजूद होना, ये ख़ुद से एक मौजज़ा नहीं लगता? बहुत बड़ी बात थी। और उस वक्त जितनी मुखालिफ क़ुव्वतें मौजूद थीं जो कि किसी सूरत में भी मुसलमानों को एक आज़ाद वतन देने के हक़ में नहीं थीं, वो मुत्तहिद और मुत्तफ़िक थीं, और उनका मुकाबला आर्ग्यूमेंट के ज़रिए करना और उनको अपनी बात मनवाना, ये मैं नहीं समझता कि कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के अलावा और कोई भी कर सकता था। और इस बात का सबूत इस बात से भी आपको मिलता है कि जब 1930 में कायद आज़म यहाँ के मुसलमानों के अंदर जो इख्तलाफात थे, जो ग्रोही तज़ादात पैदा हो गए थे, उनसे थोड़े से बददिल होके लंदन चले गए और 4 साल वहाँ मुकीम रहे। तो इन 4 सालों में उनको कायल करने वाले लोगों में अल्लामा इकबाल सरे-फ़र्ज़ थे, और वो उनको इंसिस्ट कर रहे थे कि आप आइए वापस और आके मुसलमानों को लीड करें, क्योंकि आप ही वो काम कर सकते हैं। तो उस नाते बिल्कुल आप दुरुस्त फरमा रहे हैं कि ये कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की शख्सियत का कमाल था कि आज पाकिस्तान में हम लोग एक आज़ाद वतन में सांस ले रहे हैं। अच्छा, ये जब भी हम ये पढ़ते हैं कि अल्लामा ने कायद को कायल किया वापसी के लिए, तो अल्लामा को वैसे तो बड़ा विजनरी कहा जाता है हमेशा से। तो 1930 में कायद आज़म के अंदर वो क्या ऐसी चीज़ देख रहे थे अल्लामा कि आप वापस आएँ, आप यहाँ लीड कर सकते हैं मुसलमानों को? और इस वक्त जिस तरह से इख्तलाफात, और हुआ भी ऐसा कि फिर आहिस्ता आहिस्ता सब कायद के साथ जुड़ते गए और तमाम तर चीज़ें होंगी, ये क्या ऐसा आप हिस्ट्री में बताएंगे कि वजह थी कि कायद को ही देख रहे थे? बहुत से लोग थे यहाँ, जी, बड़े बड़े नाम थे, लेकिन कायद क्यों? असल में लीडरशिप के लिए चंद क्वालिटीज़ की सख्त ज़रूरत होती है, और कायद में वो क्वालिटीज़ मौजूद थी। मसलन एक जो सबसे बड़ी लीडर की क्वालिटी होती है वो होता है उसका करैक्टर। जी। और करैक्टर के मामले में कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के लिए लोग कहते थे कि इनका जो भी है ज़ाहिर बातिन वो एक सा है। सही। यानी आप इस बात से अंदाज़ा लगाएं कि कितना ट्रस्ट करते थे लोग कि एक वाक़या बयान किया जाता है कि खैबर पख्तूनख्वा जो आज का है उस ज़माने में नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस कहलाता था, वहाँ एक जलसाए आम था और वहाँ कायद आज़म तकरीर कर रहे थे और वो अंग्रेज़ी में तकरीर कर रहे। तो वहाँ पर जो लोग थे वो सर हिला रहे थे। तो उनमें से एक रिपोर्टर ने पूछा कि भाई आप तो नहीं समझते, पश्तो में बात कर रहे होते तो आप समझ जाते, लेकिन अंग्रेज़ी में बात कर रहे हैं और फिर भी आप सर हिला रहे हैं। तो उस आदमी ने जवाब दिया कि ये मुझे पता है कि जो भी ये कह रहा है वो सच कह रहा है। तो ये एक ट्रस्ट का लेवल था ना। तो उसके साथ दूसरा जो बहुत इम्पॉर्टेंट एक लीडर में होता है वो होता है उसका जहन,
उसके आर्ग्यूमेंट्स का पावर, उसकी लॉजिक, वो भी मोहम्मद अली जिन्ना साबित कर चुके थे। यानी इवन बहैसियत वकील के भी अगर आप देखें कि मुत्तहदा हिंदुस्तान में वो फॉरेंसिक जो फील्ड है क्रिमिनल लॉ में, उसके माहिर थे। और वो बहुत ही, आप समझें कि एनालिटिकल माइंड रिक्वायर्ड होता है उसके लिए, बिल्कुल। तो वो भी कायदे आज़म में मौजूद था। और उसकी वजह से उनके अंदर वो सलाहियत पैदा हो गई थी कि वो आर्ग्यूमेंट करके दलाइल के साथ अपनी बात मनवा सकते थे। ये दूसरी क्वालिटी थी। थर्ड जो अहम तरीन चीज़ थी वो था विजन, यानी आप देख सकें आगे, आज के बाद का देख सकें। तो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना बाकी जो मुसलमान थे जो यहाँ पर मौजूद थे, उनसे और आगे देखने की सलाहियत रखते थे। तो इन वजूहात की बिना पे अल्लामा इकबाल और जो दूसरे अकाबरीन थे हिंदुस्तान में मुसलमानों के, वो इसी बात पे मुत्तफिक थे कि ये आदमी हमें लीड अगर करेगा तो हम किसी मंजिल तक पहुंचेंगे। ये बुनियादी सबब था जिसकी वजह से इनको कन्विंस कर रहे थे। इतने लाखों करोड़ों लोगों की मौजूदगी में भी मोहम्मद अली जिन्ना की कमी पूरी नहीं हो रही थी। लेकिन एक चीज़ ये कायदे आज़म पर बहुत ज़्यादा तनकीद की जाती है कि एक मुत्तहिदा हिंदुस्तान जो है उसकी आज़ादी जैसे वो था पहले, वो होना थी। यहाँ पर इतने 100 साल से मुसलमान हुकूमत कर रहे थे और उसके बाद भी ये हो सकता था। ये कायद ने एक अलग वतन करके यहाँ तकसीम भी कर दिया हिंदुस्तान को और ये नुकसान हुआ। ये एक बड़ा आर्गूमेंट जो है वो बिल्ड किया जाता रहा है कि मुत्तहिदा हिंदुस्तान में ही मुसलमान को रहना चाहिए था, 1947 में भी और आज भी 2023 में वो एक होता। इस पर आपकी क्या है? देखें, बात यह है कि कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना शुरू में इसी ख्याल के हामिल थे। बिल्कुल। और 1918 में सरोजनी नायडू ने उनकी जो राइटिंग्स हैं और उनकी जो स्पीचेस हैं उन पे मबनी एक किताब शाया की, जिसमें कायदे आज़म का टाइटल उन्होंने एम्बेसडर ऑफ यूनिटी रखा, एम्बेसडर ऑफ यूनिटी। और उनका मकसद यही था, बल्कि जब वो मुस्लिम लीग की मेंबरशिप ले रहे थे तो उस वक्त भी उन्होंने कहा था कि मुस्लिम लीग मुसलमानों के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए मैं उसका हिस्सा बनता हूँ, लेकिन जो मेरा अल्टीमेट गोल है वो ये है कि मुत्तहदा हिंदुस्तान को आज़ादी दिलवाई जाए अंग्रेज़ों से। लेकिन वक्त के साथ एवोल्यूशन के मराहिल, जैसे हम कहते हैं ना कि इवॉल्व होते हैं, तो ये पता चलना शुरू हुआ कि हम तो एक वतन की बात करते हैं कि हिंदुस्तान हम सब, इवन अल्लामा इकबाल की शुरू वाली पोइट्री आप देखें, लेकिन जो दूसरा फरीक था जिसके पास तकरीबन 75% मेजॉरिटी थी, बिल्कुल, उनके जहनों में अब दूसरे ख्यालात आ चुके थे और वो ये समझते थे कि बहुत अरसा हो गया, मुसलमानों ने हम पे हुकूमत कर ली, उसके बाद अब अंग्रेज़ आ गए, अब मेजॉरिटी की बेसिस पे, डेमोक्रेसी की बेसिस पे हम अक्सरियत में होंगे। ये वो पॉइंट था जहां मुसलमानों को ये महसूस हो रहा था कि हम बिल्कुल हमेशा के लिए एक महकूम कौम की हैसियत अख्तियार करेंगे। उधर जो महासभा, जो मुख्तलिफ हिंदू ऑर्गेनाइजेशंस पैदा हुई, उन्होंने ये कहना शुरू किया कि हम मुसलमानों को भी अगेन हिंदूज में कन्वर्ट करेंगे, हिंदुइज्म की तरफ, जो इनका असल मजहब जो था, इनका असल मजहब था। तो ये वो थ्रेट्स थे कि जिनकी वजह से मुसलमान अकाबरीन को ये महसूस होने लगा कि एक तरफ ये मुस्तकबिल है कि हमें अल्टीमेटली जुल्म और तशद्दुद और जबरियत का निशाना बना के वापस हमें हिंदुइज्म में लाया जाएगा। हमारी इकनॉमी, हमारी जो डेवलपमेंट देख लीजिए कि 100 साल पहले, आज अगर 2023 के बाद तकरीबन 100 साल पहले वही सोच जो है वो उस वक्त थी और आज हम उसकी तस्वीर देख रहे हैं। बिल्कुल अमली के किस तरह से वो बाय फोर्स कन्वर्जन करने की कोशिश भी कर रहे हैं और जो वहाँ मुसलमान हैं उनका जो सूरत हाल है, जो हाल है, वो भी सबके सामने है। मैं शरीकी गुफ्तगू इस वक्त करेंगे। डॉक्टर नासरा जावेद इकबाल साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया जस्टिस साहिबा आपके वक्त का। आज का दिन कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की यौम विलादत का दिन है। तो जस्टिस साहिबा, ये आज के जो दिन है इसको जब हम मनाते हैं कि कायदे आज़म के आज सालगिरह है, बर्थडे है, 25 दिसंबर है, लेकिन आपने पाकिस्तान जब बना उसके अवाइल में ही चीज़ों को देखा और आज तकरीबन हम 75 साल से ज़ायद का वक्त गुजार चुके हैं।
कायद का जो पाकिस्तान है, जो कायद की सोच और विजन है, क्या ये वो पाकिस्तान है जिसको आज हम कहते हैं कि कायद का पाकिस्तान? मैं समझती हूँ ये वो पाकिस्तान नहीं जिसका कायद ने तस्वर हमें दिया था। उनका तो बहुत बड़ा हम पे एहसान, लेकिन हम एहसान फरोश कौम है और ना हम कायद आज़म को याद करते हैं जिस अंदाज में करना चाहिए, और ना उनका हम ये एहसान जो है उसका कोई फ़ायदा उठाते हैं या उसका बदला चुकाते हैं। हम लोग जो हैं, हम क्या कहूँ, हम आज़ादी की कीमत नहीं हम पाते सही तौर पे जैसे पानी चाहिए। बिल्कुल। और अगर हम आज़ादी की कीमत नहीं पाएंगे तो उसका नतीजा ये होगा कि हम फिर गुलामी के दौर में चले जाएंगे। तो जस्टिस साहिबा, क्या वजूहात हुई कि आहिस्ता आहिस्ता जो है वो मुस्लिम लीग के अकाबरीन हों, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के साथी हों, वहाँ से आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ें शुरू होती गई और आज वो बिल्कुल रास्ता ही मुख्तलिफ है। वो जो एक विज़न कायद का था उससे बिल्कुल हम हटे। यहाँ पर सरमायादारियत भी वजूद में आई, यहाँ पर आमरीत ने भी राज किया, यहाँ पर जागीरदारियत भी मजबूत हुई। यहाँ जो एक जमहूरियत का तसव्वुर है वो क्यों कमज़ोर पड़ा? इसलिए कि हर शख्स चाहता है कि दो सरमाया वो घेर सके, वो घेर दे। आजकल सरमायादारी का निज़ाम और सरमायादारी के निज़ाम में किसी को कौम का फायदा नजर नहीं आता। सब यही सोचते कि हम अपनी जेबें कैसे भरें। कायद आज़म का तो कभी ये तस्वर था ही नहीं। बिल्कुल। वो चाहते थे कौम भी फलाह पाए और उनके नजरियात जो हैं वो आम तौर पर मकबूल आम हो, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। बिल्कुल। ये हमारी बहुत बदकिस्मती। जितने भी आए हैं हमारे यहाँ काबरी, सब सिर्फ अपनी खातिर आते हैं, और अपनी खातिर आते हैं तो सिर्फ अपनी जेबें भरने को आते हैं और कोई काम नहीं। बिल्कुल। और कायद का नाम जो है, जस्टिस साहिबा साथ रहिएगा आप। मोहम्मद अली साहब, ये कायद का नाम है, कायद का पाकिस्तान है। ये 25 दिसंबर का दिन हो गया, फिर हम 9/11 का दिन मना लेते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। तो ये कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना सिर्फ नोट की हद तक तो हमने कबूल कर लिए। कायद के वो फरमूदात, इस मुल्क के लिए काम, ये जमहूरियत के रास्ते, इससे पीछे हटे आहिस्ता आहिस्ता। ये को प्लान लग रहा है आपको रियासत में इस तरह? देखें, बात यह है कि कोताहियाँ तो हुई हैं, इसमें कोई शक नहीं कि बहुत सारे शोबे जो कायद आज़म ने हमारे लिए जो आइडियल्स छोड़े, जो विज़न छोड़ा, हमने उसको नज़रअंदाज कर दिया, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन मैं उसको डूम्सडे सिनेरियो पेंट नहीं करता। अच्छा। कि हम ये कहें कि बस सब ख़त्म हो गया, हर चीज़ ख़त्म हो गई, ऐसी बात भी नहीं है। वी आर समवेयर, जैसे बीच में होते हैं ना, कि वो तो हम हासिल नहीं कर पाए जो कायदे आज़म चाहते थे, लेकिन ऐसी भी हालत नहीं है कि हम 1947 में जो मुसलमानों की हालत थी उससे कोई हम उस दर्जे पे पहुँचे हुए हों या उससे कमतर चले गए हों। बहुत सारे शोबे हैं जहाँ हमने तरक्की की है, हम आगे बढ़े हैं। मेरा चूँकि तालीम के साथ ज़्यादातर ताल्लुक़ रहा है, तो मैं उस हवाले से कहता हूँ कि जब 1947 में पाकिस्तान बना था तो उस वक्त 2 यूनिवर्सिटीज़ थीं पूरे पाकिस्तान में, मौजूदा पाकिस्तान में। एक यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब थी जो 1882 या 1883 में बनी। 1883 में, मैं उसका स्टूडेंट हूँ। अच्छा, माशाल्लाह, गुड, वेरी गुड। और दूसरी सिंध यूनिवर्सिटी थी जो 4 महीने पहले अप्रैल 1947 में बनी थी। अब ये आज 250 के करीब यूनिवर्सिटीज़ हैं, यानी जहां 2 यूनिवर्सिटीज़ थी 1947 में, वहां 250 के करीब हैं, यानी 100 गुना इजाफा हो गया उस हवाले से। अच्छा, इसी तरह से आप दूसरे शोबों में देखेंगे कि जहां भी आप मुसलमानों के अगर एम्प्लॉयमेंट के निकालेंगे स्टेटिस्टिक्स, आप इकनॉमिक सिचुएशन जो मुसलमानों की थी, कितने मालदार लोग थे, कितनी इंडस्ट्रीज़ थी, हर लिहाज से हम बेहतरी की तरफ तो आए हैं, इसमें तो कोई शक नहीं। अलबत्ता जो मंजिल उन्होंने देखी थी कायदे आज़म ने, उनमें कई मामलात ऐसे हैं जिनमें हम पीछे हैं। मसलन वो औरतों के हवाले से उनके जहन में ये था, और उन्होंने मिसाल कायम करके दिखाई। अपनी बहन फातिमा जिन्ना हो, उनकी बेटी इवन रत्ती के, उनकी जो अहलिया थी रत्ती, और उनकी बेटी दीना वाडी, आप देखें इन तमाम लोगों में, उन तमाम ख़वातीन के ज़रिए
उन्होंने हमें एक मैसेज दिया था ना कि पाकिस्तान के अंदर एक औरत कैसे होगी, बेटी कैसी होगी, बहन कैसे होगी, बीवी कैसे होगी, तो हमने उनको नज़रअंदाज कर बिल्कुल, दिया। ये एक बड़ा अहम मामले पे आप बात ले आए। ख़वातीन की 50% आबादी दुनिया में ख़वातीन की होती है और हर मुल्क में, और जेंडर एम्पावरमेंट के हवाले से ख़ासा जैसे साहब हम आपके लेक्चर्स भी हम सुनते रहे हैं और आप बात भी करती रही हैं। कायद का ये एक बहुत बड़ा विज़न है अब, जिसमें हम आपको देखते एक तवील अरसे से आप एक पढ़ी लिखी ख़वातीन के साथ हैं ऐसे, लेकिन हम वो अशरे अशीर भी नहीं कर पाए कि अपनी ख़वातीन को बराबर लाते मर्दों के साथ और चीज़ें आगे बढ़ पाती। तो कायद का तो ये भी एक विज़न था, ये भी कुछ सोचा समझा प्लान था कि ख़वातीन को ना पढ़ाया जाए, उनको आगे ना लाया जाए, और जेंडर एम्पावरमेंट जो सोशो इकनॉमिक डेवलपमेंट के लिए बड़ी ज़रूरी है वो नज़र भी ना आए कहीं। कायदे आज़म तो चाहते थे कि ख़वातीन और मर्द जो है वो बराबर की सतह पे हों, क्योंकि आधी आबादी हमारी ख़वातीन। बिल्कुल। लेकिन असल में ख़वातीन ने खुद भी इस तरफ तवज्जो नहीं की, उनको शऊर ही नहीं हुआ, इसलिए कि हम हिंदू पिदरसरी निज़ाम में पैदाइश पाई और परवरिश पाई, जी। तो वही तमाम था नजरिया कि ख़वातीन जो है वो कम तर हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। और अब मेरा ख्याल है ज़माने में तब्दीली आ रही है और इंशाअल्लाह आती रहेगी। और जैसे इकबाल ने फरमाया, नहीं है ना उम्मीद इकबाल अपनी किस्से वीरां से, जरा नम हो तो ये मट्टी बड़ी जरखेज है साथ। तो इंशाअल्लाह ख़वातीन तरक्की करेंगे और ख़वातीन की तरक्की के साथ कौम भी तरक्की करेगी। तो कौम तो तभी तरक्की कर सकती है जब सारी आबादी जो है वो उसमें अपना हिस्सा डाले। सही। अच्छा, नौजवानों के हवाले से कायद जो हैं वो बड़ा जैसे साहिबा बड़े पुरुम्मीद रहे हैं और मुख्तलिफ़ यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में उस वक्त जब उनके खिताबात हैं हम वो देखते हैं, पढ़ते हैं, तो नौजवानों को वो बहुत आगे देखते हैं। लेकिन आज यूथ जो है वो बड़ा लगता है कि मायूसी है, और दूसरा मायूसी के साथ साथ मादियत परस्ती का जो एलिमेंट है वो नौजवानों में वो बहुत ज़्यादा। सबसे पहले कि नौकरी किस तरह हो, पैसा ज़्यादा कैसे कमाया जाए, मुल्क का, सिस्टम का, चीज़ों का बहुत बाद में आ जाता है। अब ये जो सोच है ये हमारे तरबियत के मामलात में, सिलेबस की वजह से, या फिर हम जो ग्लोबलाइजेशन में आए हैं और सरमायादारियत का उसका असर हुआ है उसकी वजह से नौजवानों की हालत है? क्योंकि आप खुद भी उस्ताद रही, मैं इसलिए आपसे जानना चाह रहा हूँ। असल में बात यह है कि नौजवान जो हैं वो उनमें शऊर कम होता गया और सुस्त भी हो गए। उनकी निगाह बुलंद उस तरह नहीं है जैसे होनी चाहिए, न सुखन दिल नवाज है न जान पुरखोज। तो यही हमें चाहिए रफ्ते सफर मीरे कारवां के लिए। तो न मीरे कारवां बनने की उनमें कोई तजस्सुस है, ये तो चाहिए चीते का जिगर और शाही का तजस्सुस। बिल्कुल। लेकिन ये हमने खुद पैदा करना है और ये स्कूलों का काम है कि नौजवानों में ये सारा जो है तजस्सुस ये पैदा करे और उनको इस बात का एहसास दिलाए कि माशरे में उनका कितना अहम किरदार है। देखिए 64% तो हमारी आबादी नौजवानों की है, और अगर हमने तरक्की करनी है तो इन्होंने ही आगे बढ़ के तो बूढ़ों की जगह लेनी है, क्योंकि बूढ़े तो अब जो है ना वो कहते हैं जवानों को पीरों का उस्ताद कर, फिरत को गुलामी से आज़ाद कर। तो ये वक्त आया है कि ऐसा हो तो फिर ही हम आगे जा सकते। बिल्कुल, ये ज़रूरी है कि, और वो जो कहते हैं ना कि ईंट और गारा मौजूद है, अब इमारत की तामीर किया जाना वो ज़रूरी है। तो उसके लिए लीडरशिप के भी मामलात, और लीडरशिप नौजवानों से ही पैदा होती है। लेकिन हमें इस स्टूडियो में हमारे एक और मेहमान ने ज्वाइन किया है, शायरा हैं, मुसन्निफ़ा हैं, गुलनार आफरीन साहिबा। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, आपका नाम कितना खूबसूरत है। थैंक यू आफरीन, आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने मुझे याद किया इस वक्त में जबकि हमारे कायद की पैदाइश का दिन है। मुझे बहुत खुशी है, आप लोगों का बहुत शुक्रिया। आपका बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ़ लाई हैं। और मैं 11 अगस्त की तकरीर, क्योंकि ये हम बात करना चाह रहे थे तो आज ये कुछ जुमले भी हमने सुनाए। ये 11 अगस्त की तकरीर कायद आज़म जो पाकिस्तान चाह रहे थे सब के लिए, वो तो एक ऐसा पाकिस्तान है जिसमें तमाम काबिल कबूल हैं, लेकिन फिर ये दो कौमी नज़रिया ये उससे बिल्कुल हटके है जो 11 अगस्त की तकरीर है। ये एक बड़ा अजीब सा सी बात हो जाती है। नहीं, मैं नहीं समझता कि इन दोनों में कोई भी इख्तलाफ है।
बात यह है कि दो कौमी नज़रिए की बुनियाद ये थी कि बरे सगीर में दो अलग कौमें रहती हैं, मुसलमान भी हैं और हिंदूज़ भी हैं। जो मैंने आपको पस मंज़र बताया कि मुसलमानों को ये अंदेशा था कि हिंदू डोमिनेशन में हम जिंदा नहीं रह पाएंगे अपनी पूरी पोटेंशियल के साथ। अब इसका मतलब ये नहीं कि ये एक्सक्लूसिवली सिर्फ मुसलमानों के लिए होगी, और न ही अगर हिंदुस्तान जो हिंदूज के लिए मुल्क था तो उसमें सिर्फ हिंदूज होंगे और बाकी कोई भी नहीं होगी। बुनियाद ये था, जैसे आप यूरोप में देखते हैं मुख्तलिफ स्टेट्स एक दूसरे के साथ रहते हैं और उनके जो पॉपुलेशन में डिफरेंट कंपोजिशंस होती हैं, और उस हालत में वो सब के सब बराबर होते हैं। तो जिन्ना साहब की आप देखें कि पूरी जो तालीम थी वो इंग्लैंड में गुजरी। इंग्लैंड में क्या निज़ाम था, क्रिश्चियंस थे जो मेजॉरिटी में, जाहिर है कि ज़्यादातर उनके यहाँ जो क्रिश्चियनिटी के फॉलोअर्स थे, लेकिन वहाँ मुसलमान भी थे, वहाँ हिंदू भी रहते थे। कायदे आज़म खुद भी मुसलमान की हैसियत से वहाँ रहे थे, तो उनको भी वो तमाम के तमाम बराबर के हुकूक हासिल थे। ये सोचना कि दो कौमी नज़रिए का ये मकसद था कि बस सिर्फ एक ही कौम पाकिस्तान में होगी और बाकी किसी को रहने की, जिंदा रहने की इजाज़त ही नहीं होगी, तो वो मेरा ख्याल है कि मिसकॉन्सेप्शन है। तो वो अपनी जगह था। 11 अगस्त के अलावा भी आप पूरी जिन्ना साहब की तकारीर देख लें, मैंने जो भी स्टडी की है मुख्तलिफ मौक़े पे, हर जगह पर आपको वही विजन मिलता है, वही व्यूज़ मिलते हैं, और वो ये कहते हैं कि जो कुछ हिंदुस्तान में मिनॉरिटी मुस्लिम्स के साथ हो रहा है वो किसी सूरत में भी पाकिस्तान में मिनॉरिटीज के साथ नहीं होगा, नहीं होना चाहिए। ये बार बार वो कह रहे हैं 11 अगस्त के अलावा भी कि वहां पर उनको पूरा भरपूर आज़ादी होगी कि वो अपने मजहब के मुताबिक करें। सिर्फ ये था कि मुसलमानों को इकनॉमिक इंडिपेंडेंस होगी, मुसलमान अपने तौर पर जो पोटेंशियल उनके अंदर है उसको पूरी तरह से एक्सप्लॉइट करके रह सकते हैं। किया जा रहा होता था मुसलमानों को, उस वक्त वो नहीं होगा। कि आज़ादी है, मजहबी भी आज़ादी है और हर तरह की आज़ादी उनको भी, और जो बाकी कौमियतें यहाँ होंगी उनके लिए भी। गुलनार आफरीन साहिबा, आप माशाल्लाह जो है वो एक तवील अरसा पाकिस्तान में मुख्तलिफ शख्सियात के साथ भी आप रही हैं, और आपने देखा भी है इस वक्त इस मुल्क को एक कहाँ से और यहाँ तक एक बड़ा वक्त भी देखा है मुख्तलिफ अदवार में। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना इस मुल्क को एक बड़ी फलाही सल्तनत के तौर पर देख रहे थे, और उस वक्त जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ है, मुख्तलिफ ममालिक भी आज़ाद हुए इर्द गिर्द, और एक पूरा सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद चीज़ें तब्दील हो रही थी। आज जहां हम खड़े हुए हैं, इस पाकिस्तान को आप किस तरह से देख रही हैं कायद के ख्वाब के साथ? वो तो अभी मैं नज़्म पढ़ूंगी, उसमें आपको मेरी पूरी एक, तो मेरा ख्याल है फिर नज़्म से आगाज़ करते हैं ताकि फिर उसी पे हम गुफ्तगू करते हैं। दरअसल वो जो नज़्म है ये आज से 1990 में मैंने लिखी थी। वो इत्तेफाक है, बाज़ चीज़ें अल्लाह की तरफ से इनायत हो जाती हैं। एक वो जो है वो एक तारीख़ है, किसी के ख़िलाफ़ नहीं है। वो जब आप अभी सुनेंगे, मुझसे तो लोग कहते थे कि इस नज़्म को तो कोर्स में होना चाहिए। यानी एक तारीख़ है जो 1947 से लेके जो आप सुनेंगे तो आखिर तक। देखिए हम जो हैं इस दौर में ज़िंदा हैं, दुनिया कहाँ से कहाँ चली गई है। और जब मैं यहाँ, मुझे दुख होता है ये कहते हुए कि हम 57 इस्लामी मुल्क हैं, क्या इत्तेहाद है? इस्लाम की तो बात यहीं से शुरू होती है, यकजहती की बात यहाँ से शुरू होती है। ना मुसलमान 57 मुल्कों में इत्तेहाद है, ना हमारे पाकिस्तान में इत्तेहाद। जब उम्मत मुसलमान में इत्तेहाद होगा तो हमारे यहाँ भी वही निज़ाम आएगा, क्योंकि सबसे बेहतरीन निज़ाम इस्लाम है। हमने उसको छोड़ दिया। मसावात है उसके अंदर, बराबरी है, चाहे आप हिंदू रह रहा है, ईसाई रह रहा है, कोई भी रह रहा है, उसके हुकूक वही हैं जो एक मुसलमान रहने वाले के हैं। ये हमारे रसूल की हदीस भी है। तो हमें हमारे रसूल ने ऐलान नबूवत नहीं किया 40 साल तक। क्या किया उन्होंने? उन्होंने इंसानियत की खिदमत की, बिल्कुल अमल से बताया कि मुसलमान को कैसा होना चाहिए। उन्होंने 40 साल इबादत में अंदर छुप के गुजारे,
गारों में नमाजें पढ़ी और इंसानियत का प्रचार उन्होंने बाहर निकल के किया। दुश्मन था, दोस्त था, काफिर था, वो उसके तीमारदारी से लेके, देखभाल से लेके उन्होंने एक अमल बता दिया है और वो काम हमें बताया जो उन्होंने खुद किया। क्या मुसलमान कहलाने के हम लायक हैं? मैं चाहूँगा कि जो आपने ये नज़्म है ना उसको मंजूम आप अतिया कीजिए जी, ताकि मैं उस पर हम करते हैं गुफ्तगू। उनसे कायदे आज़म से खिताब, जब मैंने 90 में ये लिखी थी तो लाखों का मजमा था। जब मैंने ये नज़्म पढ़ी, जंग ने लिखा था, सही। तो उसके बाद लोगों ने मुझे चैलेंज किया कि भाई तुम कायदे आज़म से तो खिताब कर दिया तुमने, तुम्हारी आवाज़ उन तक गई होगी, तो उन्होंने क्या कहा। मैंने उसका जवाब भी लिखा हुआ है, लेकिन मेरी नज़में ज़रा तवील होती हैं, तारीख़ी हैं, इसलिए बहरहाल मैं कायदे आज़म का आपको सुनाती हूँ कि इसमें वो पूरी डिटेल आ जाती है कि कायदे आज़म से खिताब मेरा, कायदे आज़म से खिताब है। कायदे आज़म आओ ज़रा तुम देखो अपना पाकिस्तान, कायदे आज़म आओ ज़रा तुम देखो अपना पाकिस्तान, जिसकी बुनियादों की खातिर लाखों ने दी अपनी जान, जिसकी खातिर खेत जले, खलियान जले, घर बार लुटे, माओं के कलेजे चाक हुए, जब कड़ियल बेटे खाक हुए, फूलों का संगासन डोल गया, परवाज़ परिंदे भूल गए, एहसास के झरने सूख गए, दरिया की रवानी रुक सी गई, यूँ खून की होली खेली गई। दुश्वार बहुत थी राह तलब हर गाम, मगर हम साथ रहे, हम बन के तुम्हारी शान रहे, हाथों पे लिए कुरान रहे, जो तुमने कहा वो हमने कहा, लेके रहेंगे पाकिस्तान, बन के रहेगा पाकिस्तान। कायदे आज़म आओ ज़रा तुम देखो अपना पाकिस्तान, जिस धरती को खून दिया था उस धरती के हाल बुरे हैं, मकरो रिया के जाल बिछे हैं, नफ़रत की वो आग लगी है, बस्ती सारी नर्क बनी है, चेहरे सब कुमलाए हुए हैं, पेकर सब कजलाए हुए हैं, जलते सारे दीप बुझे हैं, राह दिखाने वाले तारे एक एक करके टूट रहे हैं, घर के घर वीरान हुए हैं, लाशों के अंबार लगे हैं और चोर लुटेरे कातिल सारे, चोर लुटेरे कातिल सारे शहर के चौकीदार हुए हैं, हिर्स हवस के मत वाले भी धरती के हकदार हुए हैं, और कोई नहीं ये देखने वाला, कोई नहीं कुछ पूछने वाला, किन हाथों में सौंप गए तुम जान से प्यारा पाकिस्तान। कायदे आज़म आओ ज़रा तुम देखो अपना पाकिस्तान, जिस धरती को खून दिया था उस धरती के हाल बुरे हैं, मकरो रिया के जाल बिछे हैं, नफ़रत की वो आग लगी है, बस्ती सारी नर्क बनी है, चेहरे सब कुमलाए हुए हैं, पेकर सब कजलाए हुए हैं, जलते सारे दीप बुझे हैं, राह दिखाने वाले तारे एक एक करके टूट रहे हैं, घर के घर वीरान हुए हैं, लाशों के अंबार लगे हैं, चोर लुटेरे कातिल सारे शहर के चौकीदार हुए हैं, हिर्स हवस के मत वाले भी धरती के हकदार हुए हैं, कोई नहीं ये देखने वाला, कोई नहीं कुछ पूछने वाला, किन हाथों में सौंप गए तुम जान से प्यारा पाकिस्तान। कायदे आज़म आओ ज़रा तुम देखो अपना पाकिस्तान, ये धरती थी इंसानों की, ये धरती थी अरमानों की, ये धरती थी कुछ ख्वाबों की जो अल्लाह मैंने देखे थे, कुछ धरती थी कुछ ये धरती थी कुछ ख्वाबों की, इस धरती के मैदानों में, इस धरती के मैदानों में इस धरती के मैदानों में खुशियों के रंग बिखरते थे, गाते थे पंछी गीत, यहाँ होती थी बहारें मस्त, यहाँ आकाश की इस ऊंचाई से ये धरती गले मिल जाती थी, हर दिल की कली खिल जाती थी। लेकिन एक दिन वो आया, सूरज ने मुंह को ढांप लिया, फिर दिन की किस्मत सो सी गई, रातों की हलावत खो सी गई, चेहरों पे नकाबे डाले हुए बेदर्द इधर भी आ निकले, और आग लगाते वादी में, इंसान को जलाते राहों में, वो भूख बने, इफलास बने, वो शोला बने, वो आग बने, इंसान थे मगर शैतान बने। और अब
ये धरती है मोहताजों की, मजबूरों की, महर बलब इंसानों की। ये लोग अभी तक जिंदा हैं, ये जिंदा क्या बस मुर्दा हैं। इन्हें राहजनों ने लूटा है, इन्हें कज़ाकों ने मारा है। आलाम की काली रातें हैं और अश्कों की बरसातें हैं। इन महलों में, ऐवानों में, शफ़ाफ चमकती मेज़ों पर एक बज़्म सजाई जाती। अखलाक के चर्चे होते हैं, तहजीब के किस्से होते हैं, और इन ऐवानों से दूर कहीं ईमान को तोला जाता है, इंसाफ को बेचा जाता है। सत्तारे दिल की ख्वाहिशों पर, इंसान की बरहना लाशों पर यहाँ भूखे गिर मंडाते हैं। यहाँ मौत का सिक्का चलता है, इस दोज़ख में सब जलता है। और क्या जुल्म है इनको याद नहीं, अजदाद ने जो कुर्बानी दी। क्यों बहनें जहाँ पर खेल गईं, माँओं की कैसे को चली। तारीख के एक एक सफ़े पर वो खून से लिखी तहरीरें, सब भूल गए हैं ये नादान। कायदे आज़म, आओ ज़रा तुम देखो अपना पाकिस्तान। वाह, बहुत खूब जी। तवील लेकिन दर्द भरी वो तमाम दास्तान आप बता रही हैं 1990 में ये आपने लिखी, लेकिन अलमिया ये कि 2023 में भी हम सिचुएशन वहीं और उसी जगह खड़े हैं। जस्टिस साहिबा, आपने नज़्म भी आप तक आवाज़ आ रही होगी, आफरीन साहिबा ने जो एक नज़्म पेश की है, लेकिन ये अलमिया है कि हम इस चीज़ से नहीं निकल पाए हैं कि हम उस मुल्क को, एक तरफ हम यूरोप के वो ममालिक देखते हैं जो अपना एक तवील सफ़र करके आज उनको कहते हैं कि वो एक दुनिया में बेहतरीन ममालिक के तौर पर हैं, जहाँ बराबरी के तौर पर, मसावात के तौर पर सब लोगों को देखा जा रहा होता है। और एक हम हैं कि यहीं पर मुसलमानों के लिए अगर हम ये समझें तो यहाँ भी डिफरेंस है। बाकी तो अक़लियतों का शायद वो वाला मयार ही नहीं बना पाए जो कायद की सोच थी। बस ये ऐसा ही हाल है कि हम कहने को कुछ है और करते कुछ है। लेकिन जो शायरा ने अभी नज़म पढ़ी वो तो मेरे दिल में उतर गई। बहुत ही अच्छी इनकी नज़म थी, और काश लोग ये सुने और इस पर अमल भी करें और उनको पता लगे कि हमने किस तरीके से आगे चलना है। क्योंकि पाकिस्तान को आगे ले जाने के लिए और कोई तरीका नहीं सिवाय इसके कि हम सब उसमें अपना अपना हिस्सा डालेंगे, तो फिर इंशाल्लाह हमें तरक्की होगी और दुनिया की तरक्की सब ममालिक में हम शरीक होंगे इंशाल्लाह। बिल्कुल, ये इंशाल्लाह, ये तो अब अपना अपना हिस्सा डालने वाली जो बात कर रहे थे, यूथ की जो आप बात कर रही, तो यही है। लेकिन प्रोफेसर साहब, मैं एक चीज़ आपसे ये जानना चाहूँगा, कायदे आज़म का आज क्योंकि दिन है जहाँ हम कायद की जद्दोजहद की बात करते हैं, उनके सियासी विजन की बात करते हैं, वहाँ उनकी अपनी ज़ाती ज़िंदगी के हवाले से भी बात करते हैं। कायद जितने बड़े लीडर थे, हम समझते ज़ाती ज़िंदगी में उनके ख़ासे नशेब व फराज रहे, उनके लिए मुश्किलात रहीं। क्या वजह इसकी है? बुनियादी तौर पे तो वही था कि बहुत अच्छे करैक्टर वाले इंसान थे। अब आप देखिए कि इनकी जो पहली शादी है जी, वो होती है एमी बाई के साथ, जब इनकी उम्र तकरीबन 15-16 साल की उम्र है। 1892 के फैब में होती है। सही। और 10 महीने, तकरीबन 9-10 महीने वो शादीशुदा ज़िंदगी के साथ बसर करते हैं। उसके बाद इंग्लैंड चले जाते हैं। पीछे एमी बाई की वफ़ात हो जाती है। अब आप देखिए कि वहाँ से लेके और जब तक रती उनकी ज़िंदगी में नहीं आती, 25 साल का बीच में अरसा है जी। 25 साल कायदे आज़म लंदन में भी हैं, कराची में भी हैं, बॉम्बे में भी हैं, पैसा भी आ चुका है, लेकिन कोई स्कैंडल, कोई अफेयर, किसी का आपको जिक्र नहीं मिलेगा। यानी उनके जो करैक्टर के हवाले से, और उसके लिए बाज़ लोगों का, जिनमें मैं भी शामिल हूँ, उनका यही ख्याल है कि इतने गहरे नुकूश छोड़े थे उनकी पहली अहलिया ने। वो हम अंडर एस्टीमेट करते हैं जी कि 25 साल जैसे वो इमोशनली फ्रोज हो गए ना। उसके बाद फिर दूसरी एक औरत उनकी ज़िंदगी में उस तरह से आती है रती की सूरत में, और एज डिफरेंस बहुत है, लेकिन मज़हब का फ़र्क है। उसके बावजूद दोनों का पैशन है, मोहब्बत है, जिसकी बिना पे वो दोनों करीब आते हैं। और वो भी चंद साल शादी चल पाती है, उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता सेपरेशन होती है। और जो अगर हेक्टर बुलेथो की किताब इन क्वेस्ट ऑफ जिना हम देखें तो उसमें जिना अपने दोस्त को बता रहे हैं, एक खातून है, उनको बता रहे हैं कि ये मेरी ज़िंदगी की बहुत बड़ी गलती थी कि मैंने रती के साथ शादी की। वो कम उम्र थी,
और मुझ पे जिम्मेदारी आयद होती है। मुझे जज्बात में नहीं बढ़ना चाहिए था। और वो जब रति के साथ उनकी शादी, मोहब्बत उनकी वो एक बहुत लाजवाल किस्म की मोहब्बत थी कि उसके बाद फिर आप देखते हैं कि पूरी ज़िंदगी उनकी गुजर जाती है और फिर कोई औरत उनकी ज़िंदगी में दाखिल नहीं होती। कुछ लोग मुदस्सिर साहब होते हैं जो किसी ऑब्जेक्टिव के साथ कमिटेड होते हैं। उनके लिए ज़िंदगी का मकसद यही होता है कि वो जिस ऑब्जेक्टिव के साथ मुंसलिक है उसको अचीव किया जाए। ज़ात से बढ़कर जो है वो उस पैशन में है, उस विजन में चल रहे हैं। एग्जैक्टली। तो ये जिन्ना साहब का एक तरह से अलमियाम ट्रेजेडी उनकी लाइफ की कह सकते हैं, क्योंकि वो शेक्सपियर के बड़े शेदाई थे और बचपन से ही उनको शेक्सपियर के साथ, बल्कि मैं जब सिंध मदरसा में प्रिंसिपल था, मैंने वो किताबें देखी जो जिन्ना साहब ने शेक्सपियर के मुतालिक पढ़ी थी। जिन्ना साहब 4.5 साल सिंध मदरसा के तालिबे इल्म रहे थे। तो बात यह है कि वो शेक्सपियर के हर ड्रामे को अगर आप देखेंगे तो उसमें ट्रेजेडी होती है। तो जिन्ना साहब की ज़िंदगी भी एक तरह से शेक्सपियर के ड्रामे की तरह से थी। अच्छा, एक चीज़ आपने सिंध मदरसतुल इस्लाम के हवाले से बात की, हमने कायद को देखा कि तालीम के ऊपर, अभी जब नज़्म पढ़ रही थी उस वक्त गुलनार आफरीन साहिबा, उस वक्त ये सारी चीज़ें जो हैं कि तालीम से मामला, और कायद जो हैं वो एजुकेशन के ऊपर, नौजवानों के ऊपर बहुत ज़्यादा, आपके मदरसतुल इस्लाम के हवाले से कुछ और अपनी भी मेरे ख्याल में डोनेशन करके गए थे अपनी जायदाद, ऐसा कुछ मैं चाहूँगा क्लियर भी कीजिए। तो ये जो तालीम से दूर होना है, ये भी मेरा ख्याल है एक बहुत बड़ी वजह है। असल वजह ही ये है, असल जो प्रॉब्लम हुआ ना पाकिस्तान के साथ, जो आज जिन हालात में हम हैं, तो कायदे आज़म के जो तालीम के मुतलिक आइडियल्स थे उनको हमने ख़त्म कर दिया, उनको छोड़ दिया। अब आप देखिए जिन्ना साहब की आखिरी वसीयत पढ़ें। आखिरी वसीयत में उन्होंने अपनी जो पूरी जायदाद है जो कि करोड़ों में बनती थी, आज के अरबों में बनती है, वो 3 तालीमी इदारों को दी। उन्होंने पूरी जायदाद, यानी टोटल 6 तालीमी इदारे उन्होंने सिलेक्ट किए। उनमें से 3 तालीमी इदारे ऐसे थे जिनको एक फिक्स्ड रकम दी गई। मसलन उनमें एक था अरबिक कॉलेज जो दिल्ली का है, उसको 25,000 दिए। सही। अंजुमन इस्लाम स्कूल को 25,000, और ये भी मैं हमायत इस्लाम स्कूल जो अंजुमन देयर इज अनदर स्कूल, सही से, ओके, अंजुमन इस्लाम स्कूल बॉम्बे, वहाँ 6 हफ्ते ये पढ़े थे। पुफी के साथ गए थे बॉम्बे, सिंध मदरसा के स्टूडेंट थे, तो यहाँ से छोड़ के वहाँ गए थे 6 हफ्ते के लिए, उसको भी 25,000। और ये भी मुदस्सर साहब आप जहन में रखिए कि ये 25,000 उन्होंने तब लिखे हैं जब सोने का 1 तोला 42 रुपए का होता था। आज तो अब आप उस हिसाब से अगर आप उसको करेंगे तो इट गोज इन टेंस ऑफ मिलियन। एग्जैक्टली। और उस यूनिवर्सिटी ऑफ बॉम्बे को उन्होंने 50,000 दिए। अब ये तो 3 तालीमी इदारे फिक्स्ड वाले हुए। 3 तालीमी इदारों को उन्होंने कहा कि मेरी पूरी जायदाद 3 हिस्सों में तकसीम करके बाकी जो बचती है वो उनमें तकसीम करें। उनमें पहले नंबर पे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, सही, दूसरे नंबर पे इस्लामिया कॉलेज पेशावर, और तीसरे नंबर पे सिंध मदरसतुल इस्लाम कराची का। सही। हमारा हिस्सा जो बना सिंध मदरसा का, वो बना 1 करोड़ 8 लाख रुपए उस वक्त में। जी, यानी आप समझें कि उस हिसाब से आज अगर उतने पैसे होते तो शायद पाकिस्तान का कर्जा उतर जाए। बिल्कुल, ये बहुत ज्यादा। तो उस नाते जिन्ना साहब की, और ये तो वो जायदाद थी जो कि यहाँ पाकिस्तान में मौजूद थी, इनके अलावा उनकी जायदाद हिंदुस्तान में भी। बिल्कुल। तो ये तालीम के साथ मोहब्बत, गुलनार आफरीन साहब, ये देखें, अगर तालीम याफ्ता होते तो जो आप अपनी नज़्म में नोहा कुना है कि कायद के साथ मुखातिब करते हुए, ये शायद ना होता। और आज जो हम कायद के विजन है उसको लेकर चलते तो आज ना हमें इस तरह खून खराबा और जो आप बात बार बार कर रही हैं मसावात की, वो भी शायद ना होता। तो कायद के फरमुदात भुलाए हैं और हालत ये है आज। वही तो सबसे बड़ा हमारे यहाँ जो एक मसला है और बड़ा कर्मनाक मसला है कि जो किताबें लिखी जा रही हैं उसमें कायदे आज़म का जिक्र बराए नाम है। उनकी जो उनके, जैसे अभी आप लोग बता रहे थे प्रोफेसर साहब के, उन्होंने क्या चाहा था वो तो नहीं हुआ ना। जी हाँ। हम ये वो जैसे ही कह रहे हैं कि कायदे आज़म ने सिर्फ मुसलमानों के लिए मुल्क नहीं हासिल किया था, उन्होंने तो था मुसलमानों के लिए, लेकिन तमाम आलम इस्लाम के लिए भी था, इंसानियत के लिए भी था। किसी मज़हब का उन्होंने नाम नहीं लिया था।
वो कह रहे थे इंसानियत जहाँ रहे, जहाँ मसावात रहे, जहाँ पर मोहब्बतें रहें, तो अगर ऐसा होता तो वो तकसीम का सवाल ही नहीं पैदा होता, अगर हमें हिंदुस्तान में इसी तरह रहने दिया जाता। खदशा तो यही था कि मुसलमानों ने 800 साल हुकूमत की हिंदुस्तान पे, लेकिन वहाँ मसावात थी, वहाँ के बादशाहों ने, वहाँ के जो नवाब थे, राजा महाराजा, सब एक इत्तेफाक से रहते थे। लेकिन जब आज़ादी में, हालांकि मुसलमानों का बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि हुकूमत तो मुसलमानों के पास थी ना, अंग्रेज़ों ने तो मुसलमानों से छीनी थी। और तारीख़ पढ़ें तो रूह लरस जाती है कि किस तरह इन्होंने मुसलमानों के साथ, कि आज हम उनके नक्शे कदम पे चलें तो फिर अच्छाई पे चलें। यानी कलकत्ता में एक खून हो गया था, तो इन्हों को, अंग्रेज़ों को ये शक था कि किसी मुसलमान ने किया, हिंदुओं को तो नहीं कुछ कहते थे। तो कलकत्ता के अंदर जो अंदर से उसके घर से लेके पकड़ा था, तो ज़मीन पूरी सड़क से उसकी ज़बान से वो खून जो अंग्रेज़ का गिरा था चटवाया था। तो ये मुसलमान क्यों नहीं किताबों में लिखते, क्यों नहीं हमारे कोर्स में ये चीज़ें आती, ये तारीख़ है। और मैं सोचती ये हूँ कि हमारी ख़वातीन जो हैं, देखिए नस्ल जो अच्छी पैदा करती है वो औरत है। बिल्कुल ऐसे। स्कूल से पहले माँ की गोद होती, तो अगर औरत अच्छी पढ़ी, देखिए एक ज़माने में औरत के पास तालीम नहीं थी, हैं, इतनी आज़ादी जो हम आपके साथ बैठे में ये कभी भी नहीं थी ना। लेकिन उस वक्त के लीडर देख लें, उस वक्त की उनकी काबिलियतें देख लें, घर की 4 दीवारी में रह के औरत ने हीरो पैदा किए, और आज क्या है, आप ज़ीरो पैदा कर रही हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।